आप सभी का इस नए तकनीकी सत्र में स्वागत है। और इस तकनीकी सत्र में मैं आपको sun tzu की किताब आर्ट ऑफ वार का अध्याय 6 जो है कमज़ोर एवं मजबूत बिंदु के बारे में बताऊंगा। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। यहाँ पर कहीं ना कहीं वो युद्ध की शुरुआत करने की बात करते हैं और यहाँ पर वो मैदान में या रणभूमि में किस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे या आपकी प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, ये उसकी बातें करते हैं। sun tzu ने इसके पहले ही पॉइंट में कहा है कि जो भी मैदान में पहले पहुंचेगा और दुश्मन के आने का इंतज़ार करेगा वो लड़ाई में तरोताज़ा रहेगा। जो भी मैदान में बाद में आएगा वो जल्दीबाजी करेगा और वो लड़ाई में थका थका सा रहेगा। मतलब ये कहते हैं कि जो लड़ाई में पहले पहुंचेगा वो दुश्मन के आने का इंतज़ार करेगा, वो ताज़ा होगा, थकान नहीं होगी। जो बाद में आएगा वो थका हुआ होगा और लड़ाई के लिए जल्दीबाजी करेगा। 1962 में डोकलाम में, अभी लद्दाख में हो, पेगांग लेक में मामला चल रहा हो, हर जगह नाकुला में हो, चीन ने इसी चीज़ को फॉलो किया था। वो हर जगह हमसे पहले पहुंचा, हम उससे बाद पहुँचे, क्योंकि हमको उनकी कार्रवाइयों के बारे में किसी के मन में क्या है ये कैसे मालूम चल पाएगा। एक उसने बात बोली, लड़ाई में थका थका सा रहेगा। आपके दिल में क्या है वो एक अलग मुद्दा हो जाता है, लेकिन आप हमारे मस्तिष्क में और हमारे दिल के साहस को चुनौती कभी भी नहीं दे पाएंगे। आप निसंदेह आप पेगांग लेक में आप जो है धोखा करके अंदर घुसे थे। अब मैं देखिए यहाँ मैं इसको चीन को मैं कोरिलेट कर रहा हूँ sun tzu से। आप निसंदेह डोकलाम में आए थे, धोखा दे करके आए थे। आप पेगांग लेक में भी धोखा दे करके आए हैं। आप पूर्वी लद्दाख में भी धोखा दे करके आए थे। धोखे से ही आपने हमारे सीओ साहब को मारा, सब कुछ किया। ये जो कहा ना कि लड़ाई में जो बाद में आकर थका थका सा रहेगा, हम पहुँचे तो थे। हमने बिना किसी हथियार के भी आपके 2 गुने लोगों को मारा। आप कटीले तार लेके आए थे जो डंडे में लिपटा हुआ था। आप नुकीली कील लगे डंडे लेकर के आए थे। हम तो बिना हथियार का कोई यूज़ करे गर्दन तोड़ के मारे थे और आपसे ज़्यादा मारे थे हम। तो यहाँ पर जो है ना कि थका थका सा रहेगा, ये आकर के सिद्धांत उसमें फेल हो जाता है जब सामने वाले का साहस और मस्तिष्क आपसे तेज हो। तो sun tzu की ये जो परिभाषा है, ये जो पॉइंट है, वो यहाँ पर आकर के भारतीयों ने खत्म कर दी। आगे चलते हैं। फिर क्या कहते हैं, शत्रु की इच्छा को अपने ऊपर थोपने की अनुमति मत दो। मतलब क्या हुआ इसका? देखिए ये चीनी मानसिकता है, हमेशा अपनी बात को थोपो, अपने ऊपर दुश्मन की बात को मत थोपने दो। इस चीज़ को आपने समझ लिया होगा कि इनकी हरकत क्या रहती है। अगला क्या कहते हैं, अगर दुश्मन हल्के में ले रहा हो तो उसे परेशान करो। मतलब आपको क्या है कि आपको चीन को कभी भी हल्के में नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि देखिए ये सब चीज़ें उसमें फॉलो करता है जो आदमी जो लिख के चला गया। देखिए हमारे यहाँ कौटिल्य थे, राज्य का उन्होंने सिद्धांत दिया था किस तरीके से एक राज्य काम करता है, सेना होती है, दुर्ग होते हैं, सब चीज़ों के बारे में बात किया था। इन्होंने सिर्फ युद्ध के बारे में बात किया। तो मंडल सिद्धांत जब चलता है तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में बात रहती है कि भाई मंडल सिद्धांत में कहा गया है कि जिसकी भी सीमा हमसे लगती हमारा दुश्मन है। आज भी आप देख लीजिए, पाकिस्तान दुश्मन, चीन दुश्मन, नेपाल को हम भाई मानते थे, उसने आज भी काम कर दिया, बगावे में बहक गया। बांग्लादेश से हमारा लंबा विवाद रहा, लेकिन कभी भी उसने सैनिक संघर्ष के रूप में नहीं था। हाँ, एक बार ऐसा हुआ था कि उसने हमारे बीएसएफ के जवानों को मारा था, तब भी हमारा खून खौला था। लिट्टे का आप मामला देखते होंगे, लंका का, तो कहीं ना कहीं वो सैनिक संघर्ष बराबर चलता रहा और वो दुनिया भर की चीज़ें सामने आई। उसके पॉइंट के बारे में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन ये शुरू से रहा है कि जिससे भी आपकी सीमा लगती है उसके साथ आपके संबंध कभी भी बहुत कम ऐसा हो सकता है कि मैत्रीपूर्ण रहे। तो चीन तो हमारा स्वाभाविक दुश्मन मंडल सिद्धांत से भी था, और चीन फिर यहाँ पे कह रहा है, देखिए
सुध जो कह रहे हैं कि दुश्मन को अगर दुश्मन हल्के में ले रहा हो तो उसे परेशान करो। अच्छा, अब देखिए अगला पॉइंट क्या कहते हैं, जिन पर दुश्मन प्रतिरोध करने से बचता है उन जगहों पर तेजी से मार्च करता है जहां आपको उम्मीद नहीं होती है। समझिए, ये उन पॉइंट्स की बात कर रहे हैं जिन पर दुश्मन प्रतिरोध करने से बचता है, उन जगहों पर तेजी से मार्च करता है जहां आपको उम्मीद नहीं होती। ठीक बात है। आप तेजी से आए, हमें पता है आप लद्दाख में घुसे, पेगांग लेक में भी आप आना चाहे, लेकिन उसके बाद आपने देखा कितनी तेजी से भारत ने भी मार्च किया। भारत ने भी तुरंत अपने चिनूक, अपाचे, T-90 टैंक, बाकी टैंक्स, आर्टिलरी, फाइटर प्लेन सब उधर भेज दिए लद्दाख की तरफ। लेकिन एक पॉइंट और है जो हमसे छूट गया भारत से, अभी उसको मैं आके डिस्कस करूँगा। कहते हैं वही जनरल हमले में निपुण है जिसका विरोधी ये नहीं जानता कि किसका बचाव करना है। बात समझ के ध्यान से देखिएगा, वही जनरल हमले में निपुण है जिसका विरोधी ये नहीं जानता किसका बचाव करना है, और वही रक्षा में निपुण है जिसका विरोधी नहीं जानता कि उसे किस पर हमला करना है। बहुत गहरी बात उन्होंने बोल दी। आगे चलते हैं। उन्होंने बोला अगर हम लड़ना चाहते हैं तो दुश्मन को एक ऊंचे प्राचीर और गहरी खाई के पीछे आश्रय लेने पर भी मजबूर किया जा सकता है। बस हमें जो करने की ज़रूरत है वह है दूसरी जगह पर हमला करना, जिससे कि वह राहत देने के लिए बाध्य होगा। देखिए 1962 में ही किया था, इनकी लड़ने की इच्छा थी, हमें मजबूर किया था। हमारे पास उस समय कोई ऐसे बंकर तो थे नहीं, उसका मैंने आपसे वर्णन जब हम 1962 की बात कर रहे थे तब मैंने कर दिया। तो हम खुले में लड़ते थे, पहाड़ों की आड़ में रहते थे, चाहे वो लुम्पू का मामला रहा हो, चाहे वो तसांग धार का मामला रहा हो, पहाड़ों की आड़ की ओट में हमको रहना पड़ता था। लद्दाख में भी देखिए जब ये आए, हमला किया इन्होंने, अभी की बात थी, तो मारा। तो कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स ऐसे चलते हैं जो उसमें पुराने थे, अभी भी फॉलो करता है, मैं कह रहा हूँ। लेकिन हमको उस चीज़ को समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि इनको हम किस तरीके से क्लियर कर सकते हैं। अब हम अक्सर ये कहते हैं LAC या मैकमोहन लाइन की हम बात करते हैं। जब हम 62 पढ़ा रहे थे आपको तो हमने जॉनसन लाइन, डॉट्स लाइन, इन सब की बात भी की थी। अब ज़रा सा ये देखिए LAC वाला मैटर ये क्यों भड़काए हैं। यदि हम युद्ध नहीं करना चाहते हैं, अब ये बिल्कुल क्लियर मामला है ये, यदि हम युद्ध नहीं करना चाहते हैं तो हम दुश्मन को अपने आप को उलझाने से रोक सकते हैं, भले ही हमारे अतिक्रमण की रेखाएं ज़मीन पर खींच दी जाएं। हमें जो करना है वह यह है कि बस हमें उसके रास्ते में कुछ अजीब और अनउत्तरदायी पासे फेंकने की ज़रूरत है। अब अजीब और अनउत्तरदायी पासा क्या होता है, यह आपको साथ ना क्लियर हो, लेकिन बात समझिए। ये उन्होंने एक बहुत गहरी और इशारे में बात करी। देखिए एक इशारे में की गई बात के बहुत से मतलब निकाले जा सकते हैं, वो आप पर मैं छोड़ता हूँ, फिर से समझिए। यदि हम युद्ध नहीं करना चाहते तो हम दुश्मन को अपने आप को उलझाने से रोक सकते हैं, भले ही हमारे अतिक्रमण की रेखाएं ज़मीन पर खींच दी जाएं। हमें जो करना है वह यह करना है कि बस हमें उसके रास्ते में कुछ अजीब और अनउत्तरदायी पासे फेंकने की ज़रूरत है। अब समझिए, ये फंसे थे कोरोना में। कोरोना की संयुक्त जांच आनी थी, यूरोप के देशों से और अमेरिका से बात चल रही थी। ये अपने आप को बचा नहीं पा रहे थे, दुनिया भर की बकवास कर रहे थे कि हमारे यहाँ पहले आया, अमेरिका ने भेजा। LAC का मामला क्या है, अतिक्रमण की रेखाएं ज़मीन पर खींच दी जाएँ। इन्होंने भेजा सेना को, अचानक वो मूव करके आई, उसको इन्होंने LAC क्रॉस, हालांकि हमारी सरकार कहती है कि LAC हमने क्रॉस नहीं किया, लेकिन LAC के पास जो एरिया था नो मैंस लैंड, या वो एरिया जहाँ पर हमको ऑब्जर्वेशन पोस्ट नहीं बनानी चाहिए थी, वहाँ पर भी ऑब्जर्वेशन पोस्ट बना रहे थे।
इसी विवाद को लेकर के कर्नल संतोष बाबू इनके पास गए थे कि भाई आपसे जनरल साहब की जो बात हुई है उसके हिसाब से आपको लौटना चाहिए। तो इन्होंने उनकी हत्या कर दी, है ना। तो उसमें बात अब ये है कि जब इन्होंने इस बात का जब सामने आई, अनुत्तरदायी प्रश्न क्या है, अनुत्तरदायी चीज़ें क्या हैं। अनुत्तरदायी पासे ये थे कि जब कह रहा है कि अतिक्रमण की रेखाएं जमीन पर खींच दी जाएं, तो अनुत्तरदायी पासे क्या है, चीन और पाकिस्तान। इस समय अनुत्तरदायी पासे नेपाल। अजीब है ना, कहा था अजीब और अनुत्तरदायी। अब आप बताइए आप नेपाल से कैसे लड़ेंगे। जांच थी कोरोना की, ये आ गए सीमा पे। एलएसी भारत सरकार के अनुसार उन्होंने क्रॉस नहीं किया, लेकिन ओपी बनाई अपने पीछे जहाँ से आवाज कर रहे थे। पेगांग में इन्हों गश्त करने से रोक रहे हैं कि हमारा एरिया है, और नेपाल जैसे अजीब और अनुत्तरदायी पासों को खड़ा कर दिया। लड़ो, ये है इनकी चाल। दूसरा क्या है, दुश्मन के स्वभाव को जानकर और स्वयं को अदृश्य रखने की खोज करके हम अपनी शक्तियों को केंद्रित रख सकते हैं, जबकि दुश्मन विभाजित हो जाएगा। अब दुश्मन को जानो, खुद को सामने बताने दो, इसकी बात कर रहे हैं। तो इस चीज़ को तो इन्होंने बहुत दिन से कर रखा था। पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे, नेपाल को अपना अड्डा बना लिया था। तो पाकिस्तान से मसूद अजहर को ये बचा रहे थे, पाकिस्तान का जो आतंकवादी है उसको ये बचाते रहे। महासभा तक, सुरक्षा परिषद तक में जो है इन्होंने अपना वीटो यूज़ किया उसके लिए। और अगर आप देखें तो पाकिस्तान के बाद उन्होंने नेपाल को भी अपने बिल्कुल गिरफ्त में ले लिया था। कम्युनिज्म वहाँ पर भी आया। पुष्पकमल दाहाल प्रचंड एक माओवादी नेता थे, कितने हत्याओं के दोषी थे। उसके बावजूद भी उन्होंने, अगर आप देखिए तो उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसे कांड किए हैं। तो इन्होंने कह दिया कि दुश्मन को बांटिए, दुश्मन को इस तरीके से करके उन्होंने बांट दिया। हमारी समस्या क्या है, हमको पाकिस्तान भी देखना है, हमको नेपाल भी देखना है, हमको चीन भी देखना है। उनको कुछ नहीं करना है, उनको सिर्फ हमसे लड़ना है। उनके सामने एक दुश्मन है भारत, हमारे सामने अब नए नए दो और खड़े हो गए छोटे छोटे। हम भले हम ध्यान लगाएं चीन की तरफ, लेकिन हमको इनके भी विकल्प सोचने पड़ेंगे। तो इनकी पुरानी चाल थी, 2,500 साल पहले ही वो लिख के चले गए। आगे चलते हैं। आगे भी कहते हैं संयुक्त शरीर का निर्माण कर सकते हैं, जबकि दुश्मन को टुकड़े में, ताकि संयुक्त रूप से विभाजित टुकड़ों के खिलाफ कार्यवाही को अंजाम दिया जा सके। इसका मतलब है कि हम दुश्मन के लिए पर्याप्त हैं। मतलब यहाँ पे ये एक ज्वाइंट अटैक की बात करते हैं, दुश्मन को बांटने की बात करते हैं। एक जगह ये, और आपको थोड़ा सा मामला क्लियर हो जाएगा जैसे जैसे आप आगे चलते चलेंगे। उसमें लिखे हैं, जिस स्थान पर हमें लड़ने का इरादा रखते हों, जहाँ पर भी, उसके बारे में किसी को ज्ञात नहीं होना चाहिए। तब दुश्मन को अपने आप को कई स्थानों पर अलग अलग बिंदुओं पर संभावित हमले के लिए तैयार करना होगा। उसकी सेना कई दिशाओं में बटेगी। वह संख्या जिसका हमें सामना करना पड़ेगा वो संभावित अनुपातिक रूप से कम होगा। मतलब क्या है, ये नहीं बताना चाहते कि हम कहाँ लड़ेंगे। दुश्मन खुद सोचे कहाँ लड़ेंगे, ताकि उसकी सेना बढ़ती चली जाए। हमें जहाँ अटैक करना है उससे हमको कम संख्या देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर क्या है कि कुछ भी क्लियर नहीं है कहाँ लड़ना चाहते हैं। हो सकता है कि लद्दाख में पेगांग लेक पे अपनी सेना की संख्या बढ़ा रहे हों, लेकिन इनका लड़ने का इरादा सिक्किम में हो या अरुणाचल प्रदेश की तरफ हो। ये इनकी चाल हो सकती है कि भारत की जो मैक्सिमम फोर्स है वो यहाँ उलझेगी और हम उधर अटैक करेंगे। ये चीन की एक चाल हो सकती है, इसका कोई दो राय नहीं, क्योंकि ये चीज़ें ये लिख के चले गए। जो मैंने आपको रोका था कुछ देर पहले कि मैं बताऊंगा आगे, वो यही पॉइंट था। मैंने साफ साफ कहा है, जहाँ पर हमला करना हो इन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद उनको सोचने दो। इसलिए भारत सरकार को, भारतीय सेनाओं को पूरे चीन से लगते हुए बॉर्डर पर एज इट इज़ जितना अलर्ट है
लद्दाख में उतना ही अलर्ट सिक्किम के मोर्चे पर भी, अरुणाचल के मोर्चे पर भी रखना पड़ेगा। हमारी पूर्वी सीमा, पश्चिम सीमा, मध्य सीमा तीनों वैसी ही अलर्ट रखनी पड़ेगी। ये हो सकता है कि शायद वो उत्तराखंड पे आ जाएं अटैक करने के मूड में, हिमाचल में आ जाएं, उनका कोई भरोसा नहीं है। ये आगे एक चीज़ और कहते हैं कि संभावित हमलों के खिलाफ सावधानी की मुद्रा में रहने से संख्यात्मक कमजोरी आती है। संख्यात्मक शक्ति हमारे विरोधी को मजबूर करने से लेकर हमारे खिलाफ तैयारी करने तक। एक लाइन ये और कहते हैं, यदि दुश्मन संख्या में मजबूत हो फिर भी हम उसे लड़ने से रोक सकते हैं। योजना बनाएं ताकि उसकी सफलता की संभावना की खोज की जा सके। मतलब क्या है, ये साफ कहते हैं कि देखो भाई, अगर दुश्मन ज़्यादा है तो परेशान मत हो, ये सोचो कि वो कहाँ से जीतेगा, उसकी कमियां ढूंढो, उस कमियों पर अटैक करो। लेकिन अगर दुश्मन ज़्यादा है तो ऐसा नहीं है कि दुश्मन नहीं हारेगा, पक्का है। ये चीज़ करे हैं, और ये नो डाउट ये ऐसा कुछ कर रहे होंगे कि चीनियों को कोई भरोसा नहीं। आगे कहते हैं ये, उसे उत्तेजित करो, उसकी गतिविधि या निष्क्रियता को पता करो, मजबूर करो कि वो खुद सामने आ जाए ताकि उसकी कमजोरी का पता लग पाए। अपनी सेना की तुलना विरोधी सेना से सावधानी से करें ताकि आप जान सकें कि ताकत कहाँ से कहाँ प्रचुर मात्रा में और कहाँ कम है। अब समझिए क्या बोला, दुश्मन को उत्तेजित करो, गतिविधि और निष्क्रियता को जानो, खुद को प्रकट करने के लिए मजबूर करो, तो सामने दुश्मन खुद आ जाए ताकि कमजोरी का पता लग पाए। फिर अपनी और उसकी सेना की तुलना करो कि क्या हो सकता है और हमारी ताकत उसकी ताकत कहाँ कम है, कहाँ ज़्यादा। अब देखिए लद्दाख के बाद क्या हुआ, कर्नल संतोष बाबू के क्या उन्होंने शहीद किया। मैं हत्या सब इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने धोखे से मारा, वो मेरे लिए शहीद हुए हैं, लेकिन चीन की जो चीज़ें थी वो बहुत गलत थी। अब देखिए लद्दाख वाले इस कांड के बाद क्या हुआ कि भारत ने अपनी तुरंत आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को तैयार कर दिया। हम गश्त लगाने लगे, साहब उड़ने लगे। उसको समझ में आ गया अच्छा सुखोई भी आया है, अब कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की भी तैयारी चल रही होगी भारत की तरफ से या उनकी तरफ से भी। उन्होंने वो किया, पता लगा तो पक्का रहे होंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि चीन इतने कोई बेवकूफ़ तो है नहीं, ना भारत कोई इतना बेवकूफ़ है। तो कहीं ना कहीं चीन ने एक चाल चली और इस तरह करने के बाद उसने सामने ले आया भारत को कि देखो भाई, इस बार टैंक भी लद्दाख पहुंच गए, तुम्हारे फाइटर्स प्लेन भी यहाँ पे आ गए, तुम्हारे जितने हेलीकॉप्टर्स थे, चिनूक था, अपाचे था, सब यहाँ पहुँच गए। फास्ट अटैक क्राफ्ट या फास्ट अटैक बोट्स को कहते हैं, वो भी आ गई। तो तक्षक बल वाली पिकांग लेक का मामला है, सब कुछ आ गया सामने। अब वो देख रहा है भाई क्या क्या सामान है, कहाँ हम कहाँ कमज़ोर, कहाँ हम कमज़ोर है, कहाँ भारत कमज़ोर है। तो इस चीज़ को समझिए, चीन की चालें हो सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। वो आपको मालूम करना चाह रहा हो, कहीं और करना चाहता हो, कहाँ करना चाहता है वो तो आपको मालूम करना पड़ेगा। तो ये काम भारत सरकार का है, रक्षा मंत्रालय का है, सेनाओं का है, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं। मेरा काम बस इतना है कि मैं सुंतजू के बारे में आपको अवगत कराऊं, बताऊं कि ये जो धूर्त और जो ये चतुर चालाक लोमड़ी के तरीके से ये एक फेमस इनके युद्ध विचारक हैं सुंतजू, हो सकता है कि उनकी किन्हीं चालों को देखते हुए चीन अपनी कोई मनोदशा में बदलाव कर रहा हो और वो कुछ और कांड करना चाहे। अब आगे क्या कहते हैं, सभी लोग उस कार्यनीति को देख सकते हैं जिससे मैं जीतता हूँ, लेकिन जिसे कोई भी नहीं देख सकता वह रणनीति जो इसके लिए भी तैयार होती है। मतलब ये रणनीति और कार्यनीति की बात कर रहे हैं, हमने जो काम किया उसके लिए क्या रणनीति थी उसको देखो। आगे चलिए, उन रणनीतियों को ना दोहराएं जिससे आपको एक बार जीत मिल गई हो, तो आपको हर बार चाल बदलनी पड़ेगी। मतलब हर बार जीत के लिए आपको नई चाल चाहिए। जो युद्ध में मजबूत है उससे बचो और जो कमज़ोर है उस पर वार करो। मतलब फिर मैं वही बात कर रहा हूँ, अगर इन्होंने देखा किसी सेक्टर में, देखिए ये तो खड़े हैं बॉर्डर पर, जाने के मूड में नहीं है,
इन्होंने हो सकता है कि मोर्चेबंदी तैयार कर दी हो लेह की तरफ, लेह पेगांग लेक, जो हमको लग रहा है कि शायद यहाँ पर इनकी नज़र है। लेकिन हो सकता है कि अगर इनको समझ में आए कि भारत सिक्किम के बॉर्डर पे कुछ कमज़ोर है या अरुणाचल के बॉर्डर पे कुछ कमज़ोर है, तो ये उधर चले जाएँ अटैक करने के लिए, फिर ये एक मोर्चेबंदी वहाँ कर देंगे। क्योंकि देखिए 2 महीने से बातचीत चल रही है, उसके बाद अब तक ये हटे नहीं हैं और इनके कई मोर्चे हैं। कभी ये पूर्वी लद्दाख में हैं, कभी वो पेगांग लेक पे चल रहे हैं, तो इनके कई मोर्चे हैं। हमको उन चीज़ों को समझना पड़ेगा। ये आगे कहते हैं जैसे युद्ध का कोई आकार नहीं, पाने का कोई आकार नहीं होता, वैसे ही युद्ध का भी कोई आकार नहीं होता। ये एक आगे चीज़ कहते हैं, वह जो अपने प्रतिद्वंदी के संबंध में अपनी रणनीति को बदलता रहता है और जो जीतने में सफल हो जाता है, हम उसी को दिव्य नायक कहते हैं। तो आपने इनकी इस थ्योरी को समझा होगा, जाना होगा कि क्या ये जो मैं कहता हूँ, जो पहले सेक्शन में कहा था कि ये टेस्टिंग करते हैं आपके क्षमता की, मैं तब भी गलत नहीं था। ये इनकी किताब में लिखा है, ये इनकी वारबुक है, एक तरीके से साफ साफ लिखा है कि इसमें जो चीज़ें होंगी, कभी भी संभावित कहाँ हमला करना है मत बताओ, ताकि सेना को बंटने दो। अब देखिए उनको कहाँ अटैक करना है सोच के बैठे होंगे। अब भारत के साथ मजबूरी क्या है, भारत को अपनी पूरी लंबी सीमा की, उत्तर सीमा, पश्चिमी सीमा, मध्य सीमा, तीनों की रखवाली करनी पड़ेगी। तो उनको तो पता है कहाँ करना है, हमें क्या कांड करना है, उनके दिमाग में फिट है। दूसरा, उत्तेजित किया, हम उत्तेजित हुए, हमने अपनी सारी सेना उस बॉर्डर पर लगा दी। अब उन्होंने देख लिया भाई चिनोक भी है, ये भी है, वो भी है, सब खड़े हो गए। तो बहुत चालबाज लोग हैं और इन्होंने अपनी चालें वहीं से सीखी हैं, सुनतुजू से। तो इस विषय के और कुछ जानकार लोग जो इसमें थोड़ा सा रुचि रखते हैं, उनको समझ में आने लगा होगा कि सुनतुजू एक कितने बड़े रहस्यमयी आदमी थे। आज से 2500 साल बाद वो कह के चलेगा और आज भी उसको चीन फॉलो कर रहा है। सोचिए जब वो अपने टाइम में रहे होंगे तो उन्होंने क्या क्या चीज़ें की होंगी। क्योंकि जो उन्होंने कुछ बातें करी हैं रथ घोड़े के बारे में कहीं कहीं पर, तो देखिए रथ की कोई वहाँ पर कोई तुलना हो नहीं सकती। उन्होंने कुछ बात करी है ड्रम वगैरह की, झंडे वंडे की, तब तो बात हो नहीं सकती। क्योंकि 2500 साल पहले वही तरीके होते थे संदेश भेजने के, या रथ हाथी होते थे एक तरीके से, उनकी जगह तक टैंक ने ले लिए। तो कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वास्तव में एक रहस्यमयी व्यक्ति थे, इन्होंने बहुत कुछ बताया। तो आपसे मैं इस तकनीकी सत्र में विदा चाहूँगा। नए चैप्टर और नए विचार के साथ फिर आपके सामने पेश होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।